हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं, यह भारत के संविधान को मतलब चलाने का मतलब कोई भी गलती होती है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे शामिल हो जाता है और कहता है कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। और सुप्रीम कोर्ट की बातें लगभग सारे लोग न्याय के मामले में सभी लोग मानते हैं। तो आइए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरी जानकारी, कैसे गठन हुआ था, कैसा इसका क्या क्या रूल है, रेगुलेशन है, इसके बारे में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है सुनिए आप। उच्च न्यायालयों के अधिकारियों के क्षेत्र में बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। उच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होती है उसमें अगर जो क्षेत्र बढ़ाने की बात किसने की तो संसद से की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। कोई भी पेपर देते होंगे आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपके कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो उसमें 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में 34 हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, दूर संचार विवाद निपटना या अपील अधिकरण, ठीक है, के निर्णयों के केवल सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है ना, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा निर्माणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपके बहुत अच्छे से मैंने ये बहुत मुश्किल से तैयार किया है। आप लोग कृपया वीडियो को जरूर पूरा फुल देखें, आपके लिए फायदे के मतलब है। और कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट्स भी करते रहे अपने अपने कॉपी में। ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है। तो ये संसद के पास प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। किसकी प्रक्रिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में अनुशासनसा पर। ठीक है, सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या बात हुआ, अगर जो आप सुप्रीम कोर्ट एससी में हैं, अगर जो वहाँ से आप रिटायरमेंट लेते हैं तो किसी भी आप न्यायालय में जाके आप वहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं, न्यायाधीशों की मतलब वहाँ पे आप जाके फिर से न्याय का कार्य नहीं कर सकते। आपका रिटायरमेंट तो रिटायरमेंट, अब खत्म तो खत्म। नेक्स्ट, सामान्यतः उच्च न्यायालय में सभी मामले में सुनवाई नई दिल्ली में करता है। ठीक है, परंतु अनुमोदन से वह किसी अन्य संस्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति कहते नहीं आप आके इलाहाबाद हाई कोर्ट में करिए या केरल हाई कोर्ट में आके करिए, तो ये सारे हाई कोर्ट्स के पास भी आके कर सकता है। सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति के कहना चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो इसमें 65 वर्ष है। ठीक है, अब 65 वर्ष तक के आप मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर मतलब आप रह सकते हैं, सेवा में मतलब कार्यरत रह सकते हैं। ठीक है, 65 वर्ष, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134(1). ठीक है, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों को सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5। ठीक है, 5 क्यों, अब बताते हैं। इसी को कहते हैं जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम क्या होती है, या तो 5 ले सकते हैं, या तो 3 लोग रहेंगे न्यायालय के लिए, या तो फिर 7 लोग रह सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि आप लोग 3 आदमी एक पक्ष को सुना रहे हैं 4 आदमी के, तो वहाँ पे किसकी माने, जो 4 आदमी होंगे उन्हीं की बात होगी। और 5 आदमी क्यों ले जाती हैं, 5 आदमी ज़्यादातर क्यों ले जाते हैं, 5 आदमी में 3 आदमी एक मत देते हैं
2 आदमी 1 मत दे देते हैं, या 4 आदमी 1 मत, ये 1 मत। इसीलिए कॉमन रखा जाता है कि नहीं, कोई बराबर नहीं होगा, मतलब 4 से 5, 6 से 7 ये भी हो सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, हमारा ये है जो अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। संविधान में भाग 5 से अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। कितने? अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का संबंधी प्रावधान करता है, ठीक है। 124 अनुच्छेद 126 के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, मतलब 126 के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत ही जो न्यायाधीश आते हैं उनकी मतलब नियुक्ति वहीं उसी के अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। 127 के कारण 127 के अंतर्गत तर्कतः न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जैसे जस्टिस की, मतलब यहाँ भी उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठकों की उपस्थिति होने के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। मतलब सेवानिवृत्त मतलब जो सेवा को अपने कार्यरत कर चुके हैं, मतलब रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको भी 128 सर्वोच्च 128 के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत भी उनको बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? अनुच्छेद 129 में उच्च न्यायालय में अभिलेखों के न्यायालय घोषित करता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में अभिलेखों में 129 के अंतर्गत में जितने भी बातें आपकी होती हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जाएगी, वो सारी बातें रिकॉर्डिंग पे जाती हैं, ठीक है। अनुच्छेद 130 में उच्च न्यायालय का स्थान निर्धारित करने का मुख्य न्यायाधीशों की शक्ति कितनी होती है? तो ये आपकी हो जाती हैं लगभग अनुच्छेद 130 के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। 131 क्या कह रहा है? 131 आर्टिकल 131 के मतलब उच्च न्यायालयों में अभिभाषकों का मूल अधिकारिता क्या होती है, विवरण इसमें दिया था 131 में। और भाई 36 पे क्या कह रहा है? 136 में अपील है कि अपील के लिए उच्च न्यायालय के लिए विशेष अनुमति का प्रावधान है, ठीक है। 136 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अनुच्छेद 137 में उच्च न्यायालय में निर्णय के पुनर्विचार पर मतलब शक्ति का प्रावधान के बारे में उल्लेख है, ठीक है। मतलब कोई भी न्यायालय को जो वो आपको आदेश मतलब दे देता है तो उस पर पूर्वावलोकन भी मतलब पूर्व विचार करने के लिए भी 137 आपका अधिकार देता है, अनुच्छेद 137, ठीक है। आर्टिकल 141 क्या कहता है? आर्टिकल 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों की व्यवहारकारी होती है, ठीक है, बाध्यकारी होती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 143 की राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है, ठीक है। 143 और 145 में क्या है? अनुच्छेद 145 ये आर्टिकल है अंतर्गत उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति के अनुमोदन के न्यायालय के कार्य पद्धति की प्रक्रिया को विनिमय नियम को शक्ति बनाने दी जाती है। मतलब शक्ति बनाने की प्रक्रिया किसके में दी जाती है? अनुच्छेद 143 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अनुच्छेद 145 के अंतर्गत क्या होती है? वही होती है जो हम लोग शक्ति के बारे में दिए हैं। 146 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अधिकारी को सेवकों की नियुक्ति के संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्च न्यायालय की शक्ति आती है क्या? और इसकी मूल आधिकारिकता के अंतर्गत, ठीक है। उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत किस वाद प्रतिवाद पर किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से, ठीक है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में उसके द्वारा निर्णय अथवा आदेश का पुनर्वलोकन के लिए हेतु निर्धारित करता है? वही अनुच्छेद आपको पीछे पढ़ाया है, देखिए क्वेश्चंस में भी बन के आ रहा है, रिव्यू में कौन ले जा सकते हैं? आदेश सुनाने के बाद भी फिर उसके पे चर्चा की जा सकती है, तो 137 अनुच्छेद के लिए, ठीक है। भारत के संविधान में मूल संरचना मतलब बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक समीक्षा। न्याय पे लोग बहुत विश्वास करते हैं भारत में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय
में आधिकारिक के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है, ठीक है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ सकता है कि दलित प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, संविधान की व्याख्या के संबंधित सभी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय की समझ किस आधारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कानूनी मामलों पर उच्च न्यायालय में किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, ठीक है। उच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी कानून बना रहा है तो उससे परामर्श ले सकता है, ठीक है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, और यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के उच्च न्यायालय में व्यक्त की गई थी, ठीक है। मतलब मूल अधिकार का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है, यहाँ पे कोई आपको बाउंडेशन नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से अपीलीय छात्र? आइए बात करते हैं। पहला, संवैधानिक विषयों से जुड़े अपीलें अनुच्छेद 132, सिविल विषयों के जुड़े अपील 133, आपराधिक विषयों से जुड़े अपीलों की संख्या 134, अनुच्छेद 134 है। विशेष अनुमति की जाने वाली अपीलें 136 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष। अब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आप ऐसे ही नहीं बन जाएगा, आपको हाईकोर्ट में 10 साल तक सेवानिवृत्ति देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी मतलब कहाँ पे? उच्च न्यायालय में जाके आपको जगह मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपको बनाया जा सकता है। लेकिन 10 वर्ष कम से कम आपकी वकालत हाई कोर्ट में होनी चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट में होनी चाहिए, ठीक है। नए पूर्वानुलोकन के लिए अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के ऐसे कानूनों जो संविधान से विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब ये राज्य नहीं है कि कोई भी मतलब गलत कानून आप बना देते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय जो होता है मतलब सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आपको चाहेगा तो आपको फटकार लगा सकता है कि ये कानून गलत है, इसके बारे में आप लोग फिर से पुनर्विचार करिए, ठीक है। भारत में न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेखों के न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। लोकहित क्या है? PIL के नाम सुनते होंगे आप, उसी को लोकहितवाद कहते हैं। संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आइए क्या कर रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इसी पर किसी भी न्यायालय की प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा भैया आपको उसको मानना ही पड़ेगा, तो मानना ही पड़ेगा भाई, गलत हो तो गलत नहीं, और उनके लगभग सभी सही आते हैं। तो ये हमारे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी दिए थे आपको। तो पूरा फुल वीडियो ये सुप्रीम कोर्ट में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया, आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को। और आज मात्र 20 मिनट आप लोग अपने कॉपी में 10 मिनट लिखने में, 10 मिनट वीडियो को सुनने में और 10 मिनट रिवाइज करने में, 5 दिन लगातार आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का पूरा एक एक बात जानकारी हो सकती है और फिर से दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पे मत आइए, आप लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं पूरा डिटेल्स दे चुका हूँ, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। आप यूपी PCS प्री की भी बात मैं कर रहा हूँ, इससे अधिक कहीं नहीं पूछने वाला है। तो आप लोग SI हुआ चाहे SSC के कोई भी एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।